अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात की क्या क्या, मतलब इसमें जो हैं जो नेशनल इनकम की वेरियस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसमें ये 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास। एक है हमारी खाम मुल्की पैदावार जीडीपी, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, खालिस मुल्की पैदावार है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट खालिस कौमी पैदावार है। नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब हम इन पॉइंट्स को तफसील में पढ़ेंगे कि ये पॉइंट्स हैं क्या। बेसिकली सबसे पहले आ जाता है खाम मुल्की पैदावार। जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी अशिया और खदमात का वो मजमू है जो कि किसी मुल्क के अफराद मुल्की वसाइल को बुरे कार लाते हुए यानी इस्तेमाल में लाते हुए एक साल के अरसा में पैदा करें, खाम मुल्की पैदावार कहलाती है। जो किसी भी मुल्क के अफराद अपने मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं एक साल के अरसे में, वो क्या है? जीडीपी है। लिहाजा इसमें एक मुल्क की सरहद की हदूद में जो अशिया और खदमात पैदा की जाए वो शामिल होती हैं। इसको मसावात की सूरत में यूँ लिखते हैं, जो कि कुल खर्च का तरीका है। अगर आप देखें हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे कि हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है क्या। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप नेट फैक्टर इनकम जो है वो निकाल दें, या अगर आप इस साइड पे देखें जीडीपी में आप कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, इनको अगर जमा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? उस मुल्क की जीडीपी आ जाएगी। अब सबसे पहले है इसमें डिटेल में हम देखेंगे कि सर्फ क्या है। बेसिकली इसमें घरेलू ज़ाती अखराजात शामिल होते हैं जो कि 3 किस्म की अशिया पर किए जाते हैं। पायदार अशिया, जैसे आप ड्यूरेबल गुड्स पर करते हो, जैसे फ्रिज, टीवी, जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, काफ़ी टाइम तक चलती हैं। नापायदार अशिया, जैसे खुराक, लिबास, खुराक आपने ली, इस्तेमाल की, उसको कंज्यूम किया और वो ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद है रिहाइश वगैरह पर, और ख़िदमात जैसे सेहत, तालीम वगैरह, ये 3 किस्म के अखराजात होते हैं। फिर है खाम निजी मुल्की सरमायाकारी। अब ये उन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में बताया जा रहा है। ये जो पॉइंट्स इसमें है, सी क्या है, आई जी क्या है, जी और एक्स माइनस एम। अच्छा जी, इसमें आईजीएस में 3 किस्म की सरमायाकारी शामिल होती है। एक होती है मुतय्यन कारोबारी सरमायाकारी, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है जैसे कि फ़र्नीचर और मशीन वगैरह, और गैर रिहायशी तामीरात जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग वगैरह, इन पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। उसके बाद रिहायशी सरमायाकारी है वो सरमायाकारी जो कि रिहायशी तामीरात जैसे मकान, फ्लैट वगैरह में की जाए। इन्वेंट्री सरमायाकारी फर्म की वो पैदावार जो कि तैयारशुदा, नीम तैयारशुदा, खाम माल की शक्ल में गोदामों में मौजूद हो, इन्वेंट्री सरमायाकारी कहलाती है। नीम तैयारशुदा यानी जो फाइनल फॉर्म में नहीं होती, जैसे अगर कुछ स्टेजेस वो तय कर चुके हैं प्रोडक्शन के और कुछ स्टेजेस अभी बाकी हैं, और उसको आप उसी फॉर्म में रख दो अगर गोदामों में, कि जब ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो हम उसको जो है फाइनल फॉर्म में लाकर उस चीज़ को बेचने के लिए मार्केट में ले आएंगे। सरकारी अखराजात क्या है? जी क्या है? नई पैदा अशिया और खिदमात पर सरकारी अखराजात को इसमें शुमार किया जाता है। हुकूमत 3 सतहों पर अखराजात करती है। एक वफाकी सतह पर जिसमें दिफाई और गैर दिफाई अखराजात होते हैं, दूसरा सूबाई सतह पर, और तीसरा इलाकाई सतह पर। अब वो कहते हैं अखराजात भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सरफी अखराजात, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो आपने चीज़ ली, कंज्यूम की और वो चीज़ ख़त्म हो गई। और दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरफी अखराजात में हुकूमती इदारों में काम करने वाले अफराद की तनख्वाहें, यूटिलिटी बिल्स हैं, सरकारी इमारतों और फर्नीचर और गाड़ियों के अखराजात होते हैं। जबकि सरमाया जाती अखराजात वो अखराजात होते हैं जिनसे हुकूमत को मुनाफा की शक्ल में आमदनी वसूल हो। ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो मज़ीद इनकम क्रिएट करने का बाइस बने, जैसे स्टील मिल्स है, रेलवेज़ है, PIA वगैरह। लेकिन सरकारी फलाई अखराजात इसमें शामिल नहीं होते, जैसे बेरोज़गारी अलाउंस पर ख़र्चा या कौमी कर्जे की अदायगी वगैरह। लिहाजा सरकारी इंतकाली अदायगियाँ कुल खर्च के तरीके से मालूम करदा GDP में शामिल नहीं की जाएँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खालिस बरामदात है। इसमें आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दोगे। ये जो आपका एक्सपोर्ट है इसमें से इंपोर्ट निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी खालिस बरामदात, यानी जो चीज़ें आप अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो और जो चीज़ें आप दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में मंगवा रहे हो। बरामदात में से दरामदात को मिन्हा कर दें X माइनस M तो खालिस बरामदात हासिल होती हैं। दरामदात मुल्की अफराद के गैर मुल्की अशिया पर अखराजात होते हैं। ये जो M है, M जो आप चीज़ें दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद है जबकि बरामदात गैर मुल्की अफराद की मुल्की अशिया पर अखराजात होते हैं। अगर खालिस बरामदात मुस्बत हों ये खाम मुल्की पैदावार में शामिल होती हैं, यानी जब बरामदात ज़्यादा हों, दरामदात से अगर जो है वो दरामदात ज़्यादा हो बरामदात से, तो खालिस बरामदात मनफी होती है और मुल्की पैदावार से मनफी हो जाती है। अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा आपकी हैं जो आप अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, ये अगर ज़्यादा हैं
एक्सपोर्ट और आपकी इंपोर्ट कम है, तो आपका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बजट में होता है, प्लस पॉजिटिव में होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो और कम चीज़ें दूसरे ममालिक से मंगवा रहे हो। अच्छा, उसके बाद है खाम कौमी पैदावार, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अशिया और खदमात की मिकदार का वो मजमुआ जो किसी कौम के अफराद चाहे वो मुल्क में हो या बैरून मुल्क एक साल के अरसा वक्त में पैदा करें तो वो खाम कौमी आमदनी कहलाती है। लिहाजा कौमी वसाइल चाहे वो मुल्की हदूद में, अब जैसे GDP का हमने पढ़ा था वो मुल्की हदूद के अंदर होने चाहिए, GNP में वो कहता है चाहे वो मुल्की हदूद में हो या बैरून मुल्क की मदद से एक साल के दौरान पैदा करदा अशिया और खदमात के मजमुए को क्या कहते हैं, खाम कौमी पैदावार कहते हैं। खाम मुल्की पैदावार में जब हम बैरून मुल्क से वसूल शुदा आमलीन की ख़ास आमदनी शामिल करें तो वो खाम कौमी पैदावार बन जाती है। यानी खाम कौमी पैदावार बराबर है सर्फ जमा खाम निजी मुल्की सरमायाकारी जमा सरकारी खर्च जमा खालिस बरामदात हैं, और उसमें आपने क्या जमा करना है, बैरून मुल्क से आमलीन की हासिल शुदा खालिस आमदनी। यह आपके पास इक्वेशन भी है, GNP = C + IG + G + CX - M + नेट फैक्टर इनकम आपकी जो है। बैरून मुल्क से हासिल शुदा आमलीन की खालिस आमदनी जो है वो बराबर है कौमी आमलीन पैदाइश की गैर मुल्कियों से वसूल शुदा रकूम गैर मुल्की आमलीन पैदाइश को मुल्की वसाइल से अदा शुदा रकूम। लिहाजा खाम कौमी पैदावार और खाम मुल्की पैदावार में सिर्फ NFI का फ़र्क है। अगर हम खाम कौमी पैदावार में से NFI को मनफी कर दें या मिन्हा कर दें या निकाल दें तो खाम मुल्की पैदावार हासिल हो जाती है। अब ये इसमें आप देखें खाम मुल्की पैदावार बराबर है खाम कौमी पैदावार नफ़ी आमलीन पैदाइश की हासिल शुदा खालिस आमदनी। GDP = GNP - नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम वो होती है कि जो बैरून ममालिक से, ये जो आपके पास इधर लिखा हुआ है, बैरून ममालिक से आमलीन की हासिल शुदा खालिस आमदनी, यानी जो यहाँ के आमलीन पैदाइश वहाँ जाकर अगर कुछ अर्न करते हैं और वो भेजते हैं तो वो चीज़। खालिस मुल्की पैदावार क्या है, जब खाम मुल्क की पैदावार में से फरसूदगी अलाउंस को मिना कर दिया जाए तो जो खालिस मुल्क की पैदावार हासिल होती है वो क्या कहलाएगी, जो है खालिस मुल्क की पैदावार। अब इसमें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जैसे हमारे जो फरसूदगी अलाउंस है वो क्या होते हैं कि जो डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जिन्हें बोलते हैं, जो वेयर एंड टेयर पर आते हैं मशीनरी की। उसके बाद हमारा है फरसूदगी अलाउंस या शिकस्त और रीख के अखराजात से मुराद वो अखराजात होते हैं जो कि पैदावार के दौरान मशीनों और दीगर सरमाए की टूट फूट के सिलसिले में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसमें मशीनों के बदलकारी के मुसारिफ में रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो हमने बताया था कि ईयरली बेसिस पर कुछ अमाउंट आप जमा करते जाते हैं और जब कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाद जब वो मशीनरी बेकार हो जाती है तो आपके पास इतने पैसे जमा होते हैं कि आप एक न्यू मशीनरी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद है खालिस कौमी पैदावार। जब खाम मुल्क की पैदावार में से फरसूदगी के अखराजात को मिन्हा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या रह जाता है, खालिस कौमी पैदावार। NNP = GNP - DA डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। फिर है कौमी आमदनी क्या है, हमने खाम कौमी पैदावार के तस्वुर की वजाहत की है। अगर खाम कौमी पैदावार में से अमल फरसूदगी के अखराजात निकाल दिए जाए तो बाकी हमारे पास क्या रह जाती है, खालिस कौमी पैदावार रह जाती है। इस खालिस कौमी पैदावार में बिलवास्ता टैक्स यानी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री टैक्स वगैरह शामिल होते हैं। अगर खालिस कौमी पैदावार में से तमाम बिलवास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाएँ और आने सब्सिडीज़ होती हैं, रियायत जो छूट दी जाती है, टैक्सेस में छूट दे दी, आसान शराइत पर कर्जे दे दिए, तो हमारे पास क्या बचता है, बाकी खालिस कौमी आमदनी रह जाती है जो कि आमलीन पैदाइश के मुआवजे यानी लगान, उजरतें, सूद और मुनाफा का मजमुआ होती हैं या अशिया और खदमात की बाज़ारी कीमत जो है उसके लिहाज से इनकी मालियत के बराबर होती है। कौमी आमदनी हमारी क्या हो जाएगी, खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स माइनस कर दो और आने यानी सब्सिडीज़ रियायत जो है वो ऐड कर दो। उसके बाद शख्सी आमदनी पर्सनल इनकम क्या होगी कि जो भी शख्स जो भी इनकम अर्न कर रहा है अपनी मेहनत करके वो उसकी क्या है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में फ़र्क ये है कि इस इनकम में आपके पास जो टोटल अमाउंट आई है आपकी अपनी मेहनत के बाद वो आपके पास है, और जो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है ये वो है जो आप अपनी इनकम में से टैक्सेस निकालने के पास आपके पास अपने ज़ाती खर्च के लिए जो पैसे बच जाते हैं वो है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसमें से टैक्सेस आपने अभी नहीं निकाले होते, इसमें आप टैक्सेस माइनस कर देते हो, टैक्सेस दे देते हो, उसके बाद टैक्सेस देने के बाद जो आपके पास रकम बचती है वो क्या है, आपकी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी से आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें क्या है, आमदनी का मजमुआ बराबर है, कौमी आमदनी आ जाती है, इंतकाली अदायगियाँ, ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो बग़ैर किसी मेहनत के आपको मिलती हैं जैसे पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ,
उसके बाद बराह रास्त टैक्स हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम पर लगाए जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी पर। मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर मुनक़सिम मुनाफाजात यानी वो जो प्रॉफिट जो भी इक्वली डिवाइड नहीं होता तमाम पार्टनर्स में। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की अदायगियाँ हैं जो आपकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, उसका कॉरपोरेट आमदनी टैक्स है। ये तमाम चीज़ें अगर आप माइनस करेंगे और ऊपर वाली ये ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आमदनियों का मजमू आ जाएगी।